दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से मिले जुले संकेत देखना होगा कि 10,700 के पार निकलते हैं या 10,600 के नीचे जाते हैं। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन रहने की पूरी संभावना है, तो एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। रिजल्ट सीजन है भरपूर। नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज एसएक्स निफ्टी आपको बिल्कुल सपाट कारोबार दिख रहा है। हाँ, लेकिन अमेरिका में कल यूएस मार्केट्स के अंदर ठीक ठाक हमको बढ़त आती हुई दिखी है। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर वो है कल की एक्सपायरी, उसके बाद फिर बजट। अब बिल्कुल तैयार रही है बजट और एक्सपायरी के लिए, क्योंकि जी बिजनेस हर आंकड़े को बिल्कुल आराम से और सहजता से आपके सामने रखेगा। खैर, आज के ट्रिगर कौन से हैं पहले एक बार जरा ये देख लेते हैं। आज एक अहम ट्रिगर फिर से कच्चा तेल बनने को है, क्योंकि $61 के पार हो गया $2 की मजबूती के साथ। ये इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला पे प्रतिबंध को लेकर। हालांकि वो देश अपने आप में अब उसकी स्थिति बहुत नाजुक है, फिर भी इसको प्रतिबंध का और बड़े ऑयल प्रोड्यूसर के तौर पर होने की वजह से ये कच्चे तेल में आपको तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट के संकेत मिले जुले हैं। कुछ एशिया बाजार अभी कमजोर हैं, लेकिन यूएस की कल की क्लोजिंग एप्पल की वजह से थोड़ा ठीक ठाक रही है। एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक के नतीजे अच्छे रहे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो समेत आज करीब 4 निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे, तो नतीजों का असर आज फिर से जोरदार रहने वाला है। हालांकि इंडेक्स को लेकर जो रणनीति होगी हम अभी आपके सामने रखना शुरू कर रहे हैं। तो ये अहम ट्रिगर है जिसके बेसिस पर आप ध्यान रखें। और 2 दिन बाकी हैं बजट की पूरी कवरेज। हमने तो कई दिन से शुरू की है, लेकिन बजट वाले दिन सुबह से ही आप हमारे साथ रहें। अब आते हैं आज के संकेत पे अनिल जी। सबसे पहले मैं ग्लोबल मार्केट से शुरू करना चाहूंगा। यूएस की कल की क्लोजिंग वो तो ठीक ठाक थी, लेकिन आज एशियन बाजार की ओपनिंग उतनी ठीक ठाक है नहीं। आपने ग्लोबल को थोड़ा नेगेटिव रखा है, सर वजह इसकी? मजा नहीं है डिम्पी, मतलब किसी हिसाब से हम ग्लोबल संकेतों को देखकर खुश हो जाएं वैसा तो नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बहुत अच्छी तेजी हुई और दूसरा कच्चा तेल भी थोड़ा सा बढ़कर ही आया है, तो वो भी एक रिस्क आपके सामने है। ये एशियाई बाजारों में कोई खास रिएक्शन है नहीं। रुपया भी कोई ऐसा अब बहुत मजबूती के संकेत नहीं दे रहा है, कमजोर नहीं हो रहा तो मजबूत भी नहीं हो रहा। तो ये सारे संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा सोचना चाहें तो न्यूट्रल सोच लें। पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। नेगेटिव है, नेगेटिव से न्यूट्रल है। अच्छी बात है कि हांगकांग में एकदम सुस्ती है। कब आपने हांगकांग को 1 पॉइंट मतलब 1.25 पॉइंट ऊपर नीचे देखा होगा? 1.25% ऊपर नीचे होने वाला इंडेक्स सिर्फ 1.25 पॉइंट ऊपर नीचे है। इससे सुस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं कह सकता पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिका में 2 चीजें देखने को मिल रही। पहली, दिन के दौरान डाउ की रेंज धीमे धीमे छोटी पड़ती जा रही है, और दूसरा, क्लोजिंग बेसिस पर एक वक्त था 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जब हर रोज डाउ 500 ऊपर 500 नीचे होता था, दिन के दौरान 500-700 800 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता था। वो सारे का सारा माहौल खत्म हो गया है। अब एकदम सुस्ती वाला माहौल है, वेट एंड वॉच वाला माहौल है। तो कुल मिलाकर ये माहौल जो है वो बिल्कुल अमेरिका में सुस्ती का है। अब हमारे यहाँ विक्स लेकिन वैसे संकेत नहीं दे रहा है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, और उसकी वजह यह कि कल की एक्सपायरी और उसके बाद का बजट, शायद हमारे यहाँ जो उतार चढ़ाव है वो बजट के बाद अगले हफ्ते से कम होता हुआ नजर आए। तो कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती है, इसलिए हमारे लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो उतार चढ़ाव वाले सेशंस चल रहे हैं वो शायद अगले हफ्ते से थोड़े धीमे या ठंडे पड़ते हुए नजर आए। ठीक है, तो एफआई से ट्रेंड तक का असर, रुझान क्या कहता है, एक बार जरा ये भी आप बताएं। एफआईस का ट्रेंड भी, डेटा कल के सेशन का नेगेटिव है। 2 दिनों तक पॉजिटिव के डेटा के बाद कल एफआईस की तरफ से नेगेटिव डेटा आया है। घरेलू फंड की तरफ से जो डेटा है वो न्यूट्रल साइड पर है। अब आइए आप वायदा कारोबार के डेटा, ये न्यूट्रल ही हैं और न्यूट्रल ही हैं। और सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही 2 दिनों से 3 दिनों से हम नेगेटिव कह रहे हैं, अभी भी नेगेटिव है। ठीक है, हालांकि आज पूरे आप डाटा देख रहे होंगे जो हमने इसको नेगेटिव या पॉजिटिव की कैटेगरी में रखा, उसमें पॉजिटिविटी कहीं नहीं दिख रही है आपको। या तो न्यूट्रल दिख रहेगा या तो नेगेटिविटी मार्केट के अंदर ज़्यादा दिख रही है। ये ज़्यादातर ट्रेंड का इस समय लबोलबाब है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आते हैं जरा आज की रेंज पर। सर, आज आपने कोई निर्णायक लेवल नहीं दिया, आज आपने सीधा रेंज से शुरुआत की है, ऐसी वजह क्यों? कोई निर्णायक लेवल पक्का हो नहीं पा रहा या फिर रेंज से ही चलना होगा? एक्चुअली है ना, मैं निफ्टी पर 10,700 का कल निर्णायक लेवल दिया। कल पूरे दिन भर 10,700 के पास पहुंचे भी नहीं, हम पार नहीं कर पाए। तो आज फिर से 10,700 देना होता तो फिर मैंने सोचा कि इससे बढ़िया इतना 40 पॉइंट ऊपर का निर्णायक लेवल दूं, 50 पॉइंट का, इससे बढ़िया न दूं। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी पर दे सकता था मैं, और बैंक निफ्टी पर अगर देता तो निर्णायक लेवल 26,500 का होता है। एक तो ये 27,000 बोलने की आदत इतनी पड़ गई ना पिछले 2-3 हफ्तों से, 27,000 के नीचे आ गया। अभी तक तो
माइंड एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है डिम्पी के हम 27,000 के नीचे हैं, तो 26,000 वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। हाँ। लेकिन 26,500 बैंक निफ्टी पर निर्णायक लेवल हो सकता था। हाँ। रेंज बता दूं आपको 10,600 10,700 ये छोटी रेंज है, और पूरी संभावना डिम्पी आज जो लग रही है निफ्टी की कि ये पूरा दिन शायद इसी रेंज में बिता दे। न 10,700 को पार करने की जल्दबाजी है और न 10,600 को तोड़ने की। अगर हुआ तो 50 पॉइंट का एक अतिरिक्त मूव आप गिन लीजिए निफ्टी पर दोनों ही तरफ। अगर 10,600 के नीचे फिसल कर ट्रेड करना शुरू किए तो 10,550 तक का खतरा खुलता है। 10,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किए तो 10,750 तक की जगह बनती है, वो आप मीडियम रेंज के तौर पर ले सकते हैं। एक्सट्रीम रेंज के तौर पर मैंने बहुत सेफ लेके 10,500 से 10,800 की रखी है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 10,525 भी नहीं टूटेगा और 10,775 भी नहीं जाएगा। एक्सट्रीम रेंज का दोनों ही सिरा हम कहीं पहुंचे इसकी संभावना कम है, तो मुझे लगता है मीडियम रेंज से ही काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो भी। तो कुल मिलाकर 10,550 10,750 ये रेंज भी काफ़ी है, इसके बाहर निकलना मुश्किल होगा। अब आइए बैंक निफ्टी 26,450 26,650 ये है बैंक निफ्टी की छोटी रेंज 200 पॉइंट की। इस रेंज के बाहर निकले तो एक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है। 26,450 के नीचे 26,300 ये मीडियम रेंज होगी, और 26,800 के आसपास की ऊपर की रेंज बैंक निफ्टी की बनेगी। एक्सट्रीम रेंज जो मैं देख रहा हूँ वो 26,150 से लेकर 26,900 तक की हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए, इस पर आप ध्यान रखें। ठीक है, अब आइए कुछ अहम सपोर्ट लेवल बता दूं। जी हाँ, दिन के दौरान के अहम सपोर्ट लेवल डिम्पी जो है वो 10,550 10,575 के है, इस रेंज के आसपास। इनफैक्ट 10,525 से 10,575 भी रख सकते हैं। 50 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 26,400 26,450 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे फिसले ना, कल भी आपको याद होगा हम कह रहे थे कि 26,400 26,500 बहुत मजबूत सपोर्ट है, पूरा दिन भर बैंक निफ्टी ने वहाँ निकाल दिया। 26,400 टूटा नहीं, और उल्टा उसके बाद 26,700 तक भी पहुंचा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ। 26,400 टूटेगा तो फिर आपके लिए 26,150 26,200 बड़ी आसानी से चुटकियों में आ सकता है, बहुत जल्दी आ सकता है। तो 26,400 नहीं टूटना चाहिए, ये बैंक निफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। ये वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए 2 लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस के, लेकिन वो स्टॉप लॉस के लेवल किसके हैं? तेजी करने वालों के, क्योंकि मंदी करने वालों के स्टॉप लॉस तो काफ़ी पहले से ही ट्रिगर हो चुके हैं। आपको याद होगा 10,875 हमने बोला था, जैसे ही 10,875 के नीचे क्लोज हो आप अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए। और बार बार मैं कहता हूं कि स्टॉप लॉस कॉस्मेटिक नहीं है, ये वाकई में स्टॉप लॉस लगाने के लिए होते हैं, फॉलो करने के लिए होते हैं। 10,750 इसके ऊपर निफ्टी बंद होता है तो आपकी मंदी की पोजीशन कट जानी चाहिए। तेजी की पोजीशन में मानकर चल रहा हूँ कट चुकी है, और ऊपर की तरफ 27,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो आपको अपनी मंदी की पोजीशन काट लेनी है। ठीक है, तो फिर आज की निफ्टी की अगर हमको एंट्री लेनी हो सेल या बाय करते समय, फिर स्टॉप लॉस क्या रखें और आज के टारगेट्स क्या रखें? ये निफ्टी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ खुलने के वक्त क्या एंट्री लेते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जहां भी खुलेंगे वो मैं आपको 9:08 पे बता दूंगा। पहला तरीका क्या है बेचने का? 10,700 10,750 ये वो रेंज है जिस रेंज में आपको मौका मिले तो निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 10,800 आपका स्टॉप लॉस होगा। 10,650 और 10,600 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी है मंदी इस रेंज में। पहली चीज, अगर आप खुलते ही बेचते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 10,700 है, क्लियरली वेल डिफाइंड। दोनों चीज समझ लीजिए, खुलते ही बेचना है 10,700 स्टॉप लॉस है। अगर इंतजार करना है 10,700 10,750 की रेंज में किश्तों में बेचना है, तो ये तो आपकी बेचने वाली बात हो गई। अब आइए खरीदने का है। खरीदना कहाँ है? अगर आपको किश्तों में खरीदना है तो 10,600 10,575 10,550 3 लेवल है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। रेंज में बता दूं 10,525 से लेकर 10,575 ये 50 पॉइंट की रेंज परफेक्ट है, जहां पर निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा अगर उस रेंज के आसपास आता तो लेना चाहिए। आपको याद होगा कल भी हम कह रहे थे कि 10,550 के आसपास आए तो लेना चाहिए, वहां डरने का नहीं है। तो कम से कम आप 10,525 10,550 की रेंज में निफ्टी दिखता है, वहाँ शॉर्ट तो काट ही लीजिए, कम से कम शॉर्ट तो काटिए। अगर पहली बात तो ये ऐसा लग नहीं रहा कि इतना नीचे जाने की संभावना भी है, लेकिन क्या है आप इस तरह के मार्केट में जब बड़ी इवेंट्स हो, ढेर सारी खबरें आ रही हो, किसी भी संभावना से इनकार क्यों करें? अगर हो जाए तो, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो फिर आपको इन लेवल्स के आसपास शॉर्ट भी काटना है, तेजी भी करनी है। स्टॉप लॉस 10,500 है, वेल डिफाइंड, कहीं कोई दो राय शक नहीं है। 10,600 10,650 के टारगेट के लिए करनी है निफ्टी में खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी बता दूं। हाँ बिल्कुल, बैंक निफ्टी के भी सर लेवल्स हों। बैंक निफ्टी देखिए दो तरीके हैं आपके पास में। अगर आप खुलते बेच रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 26,750 है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऊपर आने देर बेचे, और बेचने के लिए 26,650 26,750 की रेंज ठीक है, क्योंकि तब आपका स्टॉप लॉस होगा 26,900 का।
अब वो मौका मिलता है या नहीं मिलता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कमज़ोर ज़्यादा दिखा है। कल भी आपको याद होगा मैंने ये ज़रूर कहा था कि 26,400 26,500 की रेंज में बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फ्रेश बिकवाली या मंदी उस लेवल के नीचे ही करनी चाहिए, लेकिन कल खरीदारी की राय नहीं दी थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी खरीदारी को लेकर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो आना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आज बैंक इतने खराब नहीं होंगे, क्योंकि येस बैंक को लेकर खबरें ठीक है, सरकारी बैंक निचले स्तरों से थोड़े रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सिस बैंक के रिजल्ट बुरे नहीं हैं, तो आज बैंक्स चल सकते हैं। तो अगर चल सकते हैं तो फिर आपको बेचना थोड़ा ऊपर की रेंज में, जितना बैंक निफ्टी में ऊपर की रेंज पर बेचें ज़्यादा बेहतर है, बेचने की जल्दबाजी ना करें, ये मैं कहूँगा। अब तो सिंपल चीज़ है, आपको 26,500 26,450 बहुत खराब हो गए तो 26,250 हालांकि संभावना कम है। और मैं बैंक निफ्टी में बिकवाली की राय इसलिए भी दे रहा हूँ कि एनबीएफसी को लेकर जो बहुत सारी खबरें आती हुई दिख रही है, अल्टीमेटली इन्होंने पैसे बैंक से भी लिए तो बैंक पर असर आ सकता है, लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 26,400 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो 26,400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, खरीदिए बैंक निफ्टी को। 26,750 के टारगेट के लिए आपको तेजी भी करनी है, तो हो सकता है मैं तेजी का कॉल 9:08 में या बाजार खुलने के बाद हो। है मेरे दिमाग में कि कल की तरह ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ मंदी का कॉल ही तेजी का नहीं देना है, लेकिन तेजी का कॉल देने के लिए मैं 2-3 चीज़ें देखना चाहता हूँ। एक्सिस यस ये कैसा करता है, सरकारी बैंक कैसे करते हैं, और वहाँ से मुझे लगता है एक सिग्नल मिल जाएगा मुझे और मैं तुरंत हो सकता है आज के 2000 में आज बैंक निफ्टी दे दूँ। हाँ ठीक है, इंटरेस्टिंग के, लेकिन कल के 2000 तो सुपर हिट थे। कल 3 के 3 एनबीएफसी चुने गए और तीनों के अंदर जो जिस तरह की गिरावट आई वो हाथों हाथ आपको पैसा देने कल तो चौका लगा। हाँ कल तो चौथा भी आपने बाद में जोड़ा, तो जबरदस्त वो कल की परफॉर्मेंस थी, मेरे को अच्छी तरह से याद है। इसलिए आज ईगरली हम वेट कर रहे हैं कि आज के 2000 में कुछ ना कुछ इसी तरह का और जबरदस्त हमको आता हुआ दिखे। लेकिन आपने रेंज तो बताई, लेकिन ये मेरे एक सवाल है। हेलो अरे डिम्पी एक मिनट, हर रोज थोड़ी चौका, हर बॉल पे चौका लगता है क्या? ये मतलब ये तो हर बॉल पे चौका तो T20 में भी नहीं लगता। हमारा तो टेस्ट मैच है, हम तो लंबी इनिंग खेलने वाले लोग हैं। ना ये तो देखिए ये मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे 12 साल में एक बार कुंभ लगता है, वैसे साल में 12 दिन ऐसे होते हैं जो आपका दिन होता है, आप जो बोलते जो कहते हैं वो हो जाता है, और मार्केट भी साथ देता है, रिव्यू भी आपका परफेक्ट होता है। तो ऐसे दिन रोज नहीं आते, इसीलिए कल बार बार मैं जोर लगा कर ये कह रहा था कि ये 2000 बनाने का दिन नहीं, आज 20,000 बनाने का दिन है। और ये जो कल आप लोगों ने 20-20 हज़ार या ज़्यादा बनाए ना, इनको थोड़े बचा के रखिए, कभी न कभी आपके मैं स्टॉप लॉस भी ट्रिगर करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी बफर बना के रख लीजिएगा। कभी कभी वो कहता है ना कि बुरे वक्त के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए, तो हर रोज़ ऐसा नहीं होता। बट ये कल टचवुड मतलब दोनों ही तरह से, एक तो मार्केट का मूव भी था, व्यू भी परफेक्ट मिला, सेक्टर हाथ में आ गया, स्टॉक्स हाथ में आ गए, तो एक्सेप्शनल दिन था। रोज ऐसा होना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। हाँ लेकिन कल का दिन बड़ा जबरदस्त था। एक पुरानी कहावत है, थोड़ा खाओ थोड़ा बचाओ, तो इसलिए कल आपने थोड़ा खाया और थोड़ा बचाया तो आगे जरूर काम आएगा। लेकिन जो कल हमने शेयर आपके सामने रखे थे, पहले जरा वो देखिए, फिर इस पे और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए 695 के आसपास, नीचे की तरफ 670 665। तो पहले टारगेट्स तो अचीव आई भी हाउसिंग में 187 687 पर सेल कॉल था, 695 स्टॉप लॉस और 670 665 ये दो टारगेट है। रेपको होम फाइनेंस 396 जो भी है, इस लेवल पर आपको रेपको शॉर्ट करना है 389 के नीचे। 389 के नीचे। बात तो मतलब टारगेट हासिल करने में वक्त ही नहीं लगा, 5.5% नीचे है। मुथूट फाइनेंस स्कोप है नीचे जाने का, तो आराम से आप इसे बेच सकते हैं। 515 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 495 485 दो टारगेट नीचे के आराम से बन सकते हैं। मुथूट मतलब कि 14 रुपए नीचे आया है जहां से आपने बोलना शुरू किया था। 1500 शेयरों का लॉट है, तो 20,000 की कमाई तो सीधे सीधे होगी। आज एक्चुअली अनिल जी 2000 की जगह 15-20 हज़ार की कमाई करा रहे हैं। पहली बार शायद मैंने कहा होगा ये स्टॉक ऐसे हैं जो 20,000 बनाने वाले हैं। और आज आपने जो एनबीएफसीज आइडेंटिफाई करी है अनिल जी, कमाल के मतलब उसमें इम्पैक्ट आया है। बेहतरीन आपका स्टॉक सिलेक्शन आज रहा। तो कल ज़बरदस्त कॉल्स थी जो आपके सामने हमने एक रिकैप भी करके रखा, लेकिन इस बीच मैं कुछ और आंकड़ों पे जाऊं। एक ट्रेडर वाला सवाल मेरे मन में सर बार बार उठ रहा है, जरा मैं उसका जवाब चाहता हूं। रेंज है निफ्टी की आज की छोटी रेंज 10,600 से 700 की, बड़ी रेंज है 10,500 से लेकर 800 की, क्योंकि 31 तारीख की एक्सपायरी फिर बजट का इवेंट है। एक ट्रेडर को सौदा बनाते समय क्या ध्यान रखना है? बड़ी रेंज के हिसाब से बना ले ताकि इस दोनों इवेंट्स को क्लब कर ले, उसके अंदर डिस्काउंट कर ले, या फिर वो हर रोज का बनाए, सुबह खरीदे शाम को बेच के फारिग हो जाए? कल की कल देखेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल पूछा है डिप्पी आपने।
क्योंकि अभी तक बजट के एंगल से मैंने सोचना शुरू नहीं किया। बजट की रेंज में एक्चुअली इसलिए अभी तक सोचना शुरू नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कल एक्सपायरी है, राइट, गुरुवार है, एक बार एक्सपायरी निकल जाए, एक्सपायरी के बाद जब आप शुक्रवार को पहला दिन होगा सीरीज का, नए डेटा के साथ शुरू करेंगे। एक चीज और समझिए, मंथली सीरीज है निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी, जो शुरू होगी फरवरी वाली, 1 फरवरी से ही शुरू हो रहा है, 1 फरवरी को ही बजट है। तो इसलिए मैं आज भी इस बात से परहेज करना चाहूंगा कि मैं जल्दबाजी करके बजट के दिन वाली रेंज अभी ना बताऊं। मैं बजट के दिन वाली रेंज एक्सपायरी के डेटा को देखकर, एक्सपायरी के लेवल को देखकर, हाँ, ये गारंटी से आपको कह सकता हूं, शुक्रवार सुबह सुबह 8 बजे आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज बोलना मेरे लिए वाकई में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि डेटा आज और कल में बहुत बदलने वाला है। लेकिन हाँ, अभी आप ये मान सकते हैं कि बजट तक 10,500 ना टूटे और 10,800 पार ना करे, इसकी संभावना पूरी है। लेकिन ये बजट मतलब एक्सपायरी तक का लेवल है, एक बजट का लेवल नहीं है। एक्सपायरी तक 10,500 10,800 ये रेंज रह सकती है। ठीक है, विक्स 1.2 है, और माफ कीजिए विक्स करीब 0.19 का, और पीसीआर 1.2 है। इसमें कुछ नोटिस करने वाला ना? ठीक है, परफेक्ट है, कंफर्टेबल है। ठीक है, अब आज के मैं आपको वैसे F&O बैन वाले एक शेयर बता दूं। F&O आपसे जो बैन से बाहर हुआ कोई शेयर नहीं है। F&O के बैन के अंदर जो एंटर हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया और DHFL है, जिसपे कल कोबरा पोस्ट की खबर भी आई थी, और हमने तो खैर आपको 3 दिन से रणनीति दे रहे हैं 200 के ऊपर के रेट से कि इसको बेच के चल सकते हैं। 3 शेयर बैन में, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस और जैन इरिगेशन, ये जस के तस है, पहले से बैन में थे, ये वैसे ही रहेंगे। डिम्पी, इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको, प्लीज। DHFL हम लगातार हम बेचने की राय दे रहे थे, और कल मैंने कुछ ट्वीट ऐसे भी पढ़े जो लोग कह रहे थे कि क्या अनिल जी को पता था कि कोबरा पोस्ट में ही आने वाला है। तो 2 चीज बताना चाहता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। पहली चीज, ऐसा नहीं कि DHFL पे सिर्फ बिकवाली की राय दी हो। आप एक चीज नोट करिए, शुक्रवार को रिजल्ट के ठीक पहले DHFL में मैंने सुबह खरीदारी की राय दी थी। 220 और 224 के टारगेट दिए थे, एग्जैक्टली 224 के ऊपर का टारगेट हासिल हुआ। वहां से स्टॉक जब घूमा तो शुक्रवार को ही क्लोजिंग में 213 214 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ में बिकवाली की राय पहली वहां से आई थी, क्योंकि स्टॉक ने जिस तरह का कमजोरी का पैटर्न ऊपर से दिखाया रियल के बाद, वो पहला कारण था। अब आपको बता दूं, सोमवार और मंगलवार को बिकवाली की एकमात्र वजह बता दूं, वो फंडामेंटल रीजन, और मैंने बार बार ये मेंशन भी किया है, अगर DHFL एक तिमाही में 12-13 हजार करोड़ के लोन बांटता है और पिछली तिमाही में सिर्फ 500 करोड़ के लोन बांटे हैं, तो इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कंपनी में पिछली तिमाही में कोई कामकाज नहीं हुआ। दूसरी बात, जो कंपनी का क्रीम पोर्टफोलियो था सिक्योरिटीज का, वो उन्हें लिक्विडिटी की वजह से बैंक्स को सिक्योरिटाइज करना पड़ा, तो अच्छे लोन उन्होंने बैंक्स को दे दिए और उसके सामने पैसे ले लिए, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच था, जो NBFC का लिक्विडिटी क्रंच IL&FS के बाद शुरू हुआ। तो उसके बाद DHFL के पास जो कुछ बचा है वो कम अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो बचा। और तीसरी बात जो मैं बार बार बताना चाहता हूं, और वो ये कि अगर DHFL 9-10% पे पैसा उठा रहा है, 2-3% खर्चा होता है, 2-3% आपको मार्जिन रखने होते हैं, 17-18% पे आप लैंड किसको करोगे? उन लोगों को करोगे जब आज एक तरफ कोई बैंक्स HDFC जैसे ये 9% पर हाउसिंग लोन 8% पे दे रहे हैं, आप 15-17% पे हाउसिंग लोन दोगे तो आपकी एसेट क्वालिटी कैसी बनेगी, किस तरह के लोगों को लोन दोगे, ये पता है। तो प्योरली कंप्लीटली जिन लोगों को जरा भी डाउट हो, ये कोइंसिडेंस है, ये DHFL के अलावा और भी कुछ हो सकता है, ताकि ऐसा तो है नहीं कि पिछले 2 दिनों में खाली DHFL गिरा है, आईबुल हाउसिंग भी गिरा है, अदानी ग्रुप के शेयर भी गिरे, हमारे SL ग्रुप के शेयर भी गिरे, 50 तरह के शेयर गिरे हैं, कोई भी स्टॉक हो सकता था कोबरा पोस्ट में। तो प्योरली फंडामेंटल राय थी DHFL पर, ये कहीं कोई न्यूज बेस्ड राय नहीं थी, ये मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो दीवान हाउसिंग पे आपका फिर से एक और एनालिसिस। दूसरी एक बात मैं आपसे सेक्टर्स जानूं और कुछ रिजल्ट्स वाले शेयर जानूं, उससे पहले जरा FIs और F&O के आंकड़े समझ लेता हूं। इवेंट से पहले FIs फिर से नेगेटिव है और लगातार कई दिन से नेगेटिव है, बीच में हालत सुधरी थी लेकिन अब फिर से नेगेटिव है। ऐसा क्या है सर इसके अंदर, डाटा के अंदर? ऐसा मैं बहुत परेशान नहीं हूँ डेटा देख करके, मतलब बहुत ही खराब हो। 350 करोड़ के कैश में वाले ठीक है, माहौल मूड को देखते हुए। 450 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स ठीक है, कोई खास बात नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स भी 150 करोड़ के बेचे। 2 दिन तो पिछले आंकड़े ठीक थे, कल वापस लगता है FIs ने नीचे के लेवल पे थोड़ा बेचने का मूड बनाया, तो ठीक है, थोड़ा बिकवाली का मूड है, हल्का सा सावधानी वाला आंकड़ा है। घरेलू फंड ने 80 करोड़ की खरीदारी की है, तो मैं 80 करोड़ की खरीदारी से उत्साहित भी नहीं हूँ। कम बेचे होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये न्यूट्रल है आंकड़े। तो आंकड़ों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, FIs की तरफ से हल्के नेगेटिव आंकड़े। ठीक है, अब जरा F&O के आंकड़ों पे आते हैं। इसमें जरा 10,700 के बारे में बताएं, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है? 10,700 का एक मेक ब्रेक लेवल हो सकता है आज के लिए? 100% है।
मैंने खाली इसलिए नहीं दिया कि आप कहोगे 50 पॉइंट ऊपर का निर्णायक लेवल कौन देता है, बाकी 10,700 ही निर्णायक लेवल है, कल भी था आज भी है। डिम्पी एक चीज समझ लीजिए, 10,700 के पुट पर हैं 25 लाख शेयर और कॉल्स में है 27 लाख शेयर। जब तक ये लेवल पार नहीं होगा ना, बाजार मतलब खराब ही है, अच्छे से खराब है। 10,700 पार करने के बाद तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये सोचते कि हाँ हमारे लिए बाजार खुला हुआ है, बाकी तो 10,700 के नीचे तो बाजार आज खुला ही फिर से मंदी वालों के लिए ही है। ये चीज अच्छे से समझ लीजिए, आपके लिए खुला ही नहीं है। आपको लगता है कि हमारा भी अस्तित्व है तो पहले 10,700 को पार करके दिखाइए। ये बुल्स के लिए एकदम क्लियर मैसेज है, साफ संदेश है। इसलिए 10,700 बहुत अहमियत वाला लेवल है। अब नीचे आइए, 10,600 अगला सपोर्ट है क्योंकि 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 10,500 पर है 27 लाख शेयरों का। तो एक चीज समझिए, 10,500, 10,600, 10,700 तीनों ही स्ट्राइक प्राइस में पुट में लगभग बराबर 25-25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि हर एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ऊपर की तरफ आइए, 10,800 आपसे पार होने वाला नहीं एक्सपायरी तक, ऐसा साफ डेटा में दिख रहा है। 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर बना है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। तो ये आपके लिए निफ्टी के डेटा है। पुट कॉल रेशियो घटकर 1.22 पर है, कंफर्टेबल है। एक्सपायरी के हफ्ते में इतना कम पुट कॉल रेशियो होना आपको ये बता रहा है कि ट्रेडर्स हल्के हुए हैं, चाहे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हों, चाहे मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की हो, लेकिन हल्के तो हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ शॉर्ट पोजीशन कल बनी है निफ्टी में, 7 लाख शेयर बढ़कर आए, लेकिन वो रोल ओवर्स की वजह से ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि 10,500 के आसपास निफ्टी आए, पुट कॉल रेशियो घटकर 1.11 की रेंज में आ जाए और विक्स आपका बढ़कर 20-21 की रेंज में आए, तो ये वो तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा जहां मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिल खोल के तेजी कीजिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा डिम्पी के मंदी पूरी काट लेने का वक्त आएगा। तो मैं इन तीनों कॉम्बिनेशन पे आज दिन के दौरान नजरें बनाए हूं। मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं मुझे विश्वास भी है पूरा कि वो लेवल्स आएंगे नहीं, कि तीनों कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो दिन के दौरान अगर किसी वक्त आ भी है ना, मेरा शो नहीं भी होगा, तब भी मैं आके कहूंगा अब मंदी काटिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब बैंक निफ्टी के भी जरा एनालिसिस कीजिए सर, इसमें क्या चीज नोटिस करने वाली है? 26,500 इसमें निर्णायक लेवल है जो मैं दे सकता था। 26,500 के पुट पे 6 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 4 लाख शेयर हैं, तो 26,500 के ऊपर बने रहना मूड माहौल बनाने के लिए जरूरी है। असली कमजोरी 26,400 के नीचे शुरू होगी, जो बैंक निफ्टी को फिर 26,250, 26,150 की रेंज में ले जा सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए 26,400 नहीं टूटना चाहिए, ये बेहद बेहद जरूरी है। इनफैक्ट 26,450 भी ना टूटे तो बेहतर है। कल का लो टूटते ही बैंक निफ्टी कमजोरी के संकेत आपको दे देगा। बेसिकली 26,400 के नीचे अच्छा कमजोर होगा और 26,400 के नीचे चुटकियों में गाएगा। मेरा ये मानना है कि शायद ऐसा ना हो, उससे पहले बैंक निफ्टी एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करे, और इस रिकवरी में अगर 26,750, 26,800 की रेंज में बैंक निफ्टी पहुंचता है तो वो बढ़िया लेवल होंगे जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए 26,900 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मेरा ये समझना, तो बेसिकली ये कि एक्सपायरी के पहले आप 27,000 को पार नहीं करेंगे, ये भी बैंक निफ्टी में दिख रहा है। लेकिन आज अच्छी खबरें हैं यस बैंक को लेकर, एक्सिस बैंक के रिजल्ट को लेकर, तो एक मौका ऊपर की तरफ आ सकता है बैंक निफ्टी में। कल सरकारी बैंक निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवर होके गए। अब बैंक ऑफ इंडिया कल देखिए, परेशानी लोगों को किसी भी बात पे हो सकती है। बैंक ऑफ इंडिया ने 3 में से 2 टारगेट हासिल किए, उसके बाद यू टर्न ले लिया। आपको याद भी होगा सुबह जब सारे सरकारी बैंक चलने लगे तब हमने एक साफ कहा था कि अगर आपकी किसी भी सरकारी बैंक में शॉर्ट पोजीशन है तो काट लीजिए, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ इंडिया। तो जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर मैसेज पढ़कर ट्रेड करेंगे तो उनके लिए मुश्किल रहेगी। अगर आपको ट्रेड करना है तो दिन भर टीवी स्क्रीन के साथ हमारे साथ रहना है, क्योंकि मार्केट कब किस वक्त मूव देगा, ये ट्रेडिंग फुल टाइम प्रोफेशन है, पार्ट टाइम नहीं। पार्ट टाइम करने की कोशिश करेंगे तो पैसा आपके नसीब से बनेगा। फुल टाइम अगर आप ट्रेड करेंगे और आप स्क्रीन के सामने हैं तो फिर आपकी एफिशिएंसी से पैसा बनेगा। तो दोनों में फर्क ट्रेडर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त बाजार किसी तरह का मूव आपको रिवर्स दे सकता है, रिजल्ट पर राय बदल सकती है। अब देखिए मसलन नितिन जी ने कल कहा ना पुट काट लीजिए एक्सिस बैंक का, तो आज रिजल्ट अच्छा है तो कल जिन लोगों ने अगर 3:15 बजे 3:30 बजे उन्हें नहीं सुना तो फिर आज आप मलाल करेंगे। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के बेसिस पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ट्विटर पे या फेसबुक की पोस्ट को देखकर, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और पैसा लगेगा तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर चैनल के साथ आपको हर वक्त जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, ये हुआ इंडेक्स का एनालिसिस। अब मैं सीधा सेक्टर्स पे और आज के स्टॉक्स पे रहूंगा सर, उसमें रिजल्ट्स वाले भी हैं। तो पहले जरा सेक्टर्स आप बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से सर? आईटी ठीक लग रहा है, निचले स्तरों से आईटी में धीमे धीमे खरीदारी आएगी। कब से बंसल जी टीसीएस चला ही रहे हैं, मेरे साथ हैं, दिल्ली स्टूडियो में आ चुके हैं। बंसल जी भी आज अच्छी पिंक कलर की टाई पहनकर आए तो कम से कम थोड़ा माहौल ठीक है ऐसा लग रहा है। नेगेटिव साइड पर मेटल और ऑटो, ये 2 सेक्टर हैं जो उछाल में बिकवाली करनी चाहिए।
ठीक है, अब मैं जरा रिजल्ट एनालिसिस पे आता हूँ। कल एक्सिस बैंक के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद रहे, ये नंबर्स को कैसे आंका जाए सर? नंबर देखिए अच्छे हैं, मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लग रहा था जिस हिसाब से नंबर बहुत अच्छे आए हैं, इसमें सवाल ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन भी अच्छे नंबर की थी, लेकिन स्टॉक उतना रिएक्शन दे नहीं रहा था। मुझे लगता है एक्सिस बैंक में तेजी हो सकती है, लेकिन एक दिक्कत है, ऊपरी स्तरों पर 2-3% बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं आपको फ्यूचर्स की रेंज दे दूं, 640 तोड़ेगा तो मंदी है, 680 फ्यूचर्स पार करेगा तो और तेजी है। नहीं तो मुझे लगता है ब्रॉडली इसी रेंज में शायद एक्सिस बैंक रह जाना चाहिए। तो 2-3% ऊपर खुलने के बाद और फॉलो बाइंग आएगी, इसमें मुझे संदेह है। तो वेट एंड वॉच वाला माहौल रखें आप। ठीक है, 9:08 पे एक बार वापस से एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन अब स्टॉक ऑफ द डे। तो आजकल तो नंबर से खुमारी है, स्टॉक ऑफ द डे के अंदर भी आपका नंबर वाला शेयर ही होगा। बिल्कुल है, और वो है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में तेजी बन सकती है, लेकिन लिमिटेड। मैं फिर से आपको कहूंगा कि जो रिजल्ट्स आए बढ़िया है, अनुमान से बेहतर है। गाइडेंस बढ़ाया भी नहीं है, घटाया भी नहीं, स्टेबल सेम है, ठीक है। वैल्यूएशंस कंपेलिंग है। वैल्यूएशंस के लिहाज से आप निफ्टी के 6 आईटी स्टॉक्स में देखेंगे तो एचसीएल टेक ठीक है, महंगा नहीं है और उस लिहाज से बहुत ज्यादा ऐसे रिस्क नीचे की नहीं है। लेकिन क्या 2-3% खुलने के बाद ऊपर खरीदना चाहिए? जी नहीं। खासतौर से तब जब हम कल परसों लगातार नितिन के पीसीआर में 2-3 दिनों से एचसीएल टेक खरीदने की राय दे रहे हैं, हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी खरीदारी की राय दी है। तो मेरा ये मानना है 965 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आपको तेजी रखनी चाहिए। 1000, 1015, ओ ये 994 बंद हुआ है ऑलरेडी। तो फिर मुझे लगा कि शायद 985 बंद हुआ है फ्यूचर। तो मुझे फ्यूचर की क्लोजिंग मुझे लगा कि शायद तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस फिर ऊपर कर लेना चाहिए, और वो आपका स्टॉप लॉस होगा डिम्पी 980 का फ्यूचर का। 980 का स्टॉप लॉस है, 1015 का टारगेट है। एक ही टारगेट रखिए 1015 का, और 980 का स्टॉप लॉस रखकर एचसीएल टेक के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फिर से कहूंगा गैप से खुल जाए, 2-3% बढ़ जाए, उसके बाद आपको ऊपर नहीं खरीदना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एक बार ऊपर खुलने के बाद नीचे आ सकता है, इसकी संभावना पूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा शेयर भी आपके आज लिस्ट में स्टॉक ऑफ द डे के अंदर हुआ है, यस बैंक। इसमें क्या करना है? राइट, देखिए यस बैंक में एक, हालांकि ये जो खबरें आई ये वो कोई नई बात नहीं है, काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही थी। आपको याद होगा 2 महीने 3 महीने पहले हमने खुद ने ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी डाली थी कि दोनों प्रोमोटर्स यस बैंक के जो है राणा कपूर और मधु कपूर, उन दोनों के बीच में लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसका सेटलमेंट होने की तैयारी में। और आज फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि दोनों प्रोमोटर्स के बीच में समझौता हो गया, और इस समझौते के चलते एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। ये सारी खबरें आ रही, सेटलमेंट होना पॉजिटिव है। बस ये कि इस पर आरबीआई की मुहर लगनी चाहिए, जिस तरह का डायरेक्टर वो अपॉइंट करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। अब देखिए दोनों प्रोमोटर को ये समझ में आया कि जो कुछ हुआ उस वजह से यस बैंक का स्टॉक आप देखिए ऊपरी स्तरों से आधा रह गया। मुझे लगता है सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव। आई डोंट नो अभी इस खबर पे रिएक्शन देगा या नहीं। मेरा ये मानना है कि यस बैंक को अभी चलने के लिए अच्छी खबर चाहिए। अब यस बैंक का स्टॉक अच्छी खबर पर रिएक्शन देने को तैयार है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ डिम्पी की रवनीत गिल साहब का जो अपॉइंटमेंट हुआ, उस अपॉइंटमेंट पे यस बैंक को किसी हिसाब से 170-80 से 240 जाना नहीं चाहिए। लेकिन गया क्यों? वो इसलिए गया कि यस बैंक को पॉजिटिव खबर पर एक्शन दिखाना है। वो पुराना यस बैंक फिर से आता हुआ दिख रहा है स्टॉक प्राइस के लिहाज से। मैं परफॉर्मेंस की बात की नहीं कर रहा, स्टॉक प्राइस के लिहाज से। तो मेरा ये समझना है यस बैंक पे एक चांस लिया जा सकता है। ये थोड़ा हाई रिस्क कॉल है। 198 का स्टॉप लॉस रखिए, 205-210 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, इस बीच ये आज के स्टॉक हो गए दोनों, एक एचसीएल टेक है और दूसरा यस बैंक है। हम 9 बजे आपके सामने आज का हीरो भी रखेंगे, और अब रिजल्ट्स वाले शेयर पे सीधा आते हैं। आज के स्टॉक्स जानते हैं और रिसर्च के जरिए जानते हैं खबर वाले शेयर कौन से हैं। आज मेरे 2 सहयोगी आपको रिजल्ट्स बताने वाले हैं। कल 72 कंपनियों के नतीजे थे, आज एफ&ओ और निफ्टी के मिला के करीब 13 कंपनियों के नतीजे हैं। इसलिए रजत और संदीप दोनों मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिर्फ रिजल्ट्स के लिए। दीपाली आपको खबरें बताएंगे, दिवांशी हमेशा की तरह ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। तो पहले रजत आपसे कर रहे हैं शुरुआत, नंबर्स। जी बिल्कुल, जो आने वाले हैं उसमें तो निफ्टी के बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी और आईओसी, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो नतीजे पेश करेंगे, निफ्टी पे असर और इन कंपनियों पे असर। इसके अलावा वायदा सेगमेंट में अजंता फार्मा, टाटा कॉम, बीईएल, चोला इन्वेस्टमेंट, हेक्सावेयर, टोरेंट फार्मा, जुबिलेंट फूडवर्क्स, कैस्ट्रॉल जैसी जो कंपनी है वो आज नतीजे पेश करने जा रही हैं।
कैश सेगमेंट में भी कई कंपनियां हैं जिसमें गुजरात पिपावाव, EIH, कोल्टे पाटिल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा हॉलीडेज और BF यूटिलिटीज, डिक्सन टेक जैसी जो कंपनियां हैं, इनके नतीजे हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और सूची बहुत लंबी, आज रिजल्ट्स हेवी डे होने वाला है। लेकिन जो आगे नतीजे में बैंक ऑफ बड़ौदा पहला नतीजा, जिसमें मुनाफे की फिगर 112 करोड़ से बढ़कर 471 करोड़ का मुनाफा बैंक ने बुक किया है। NI जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है और 4,743 करोड़ रही है, 4,394 करोड़ थी एक साल पहले। अदर इनकम में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बेहतर बात यह है कि प्रोविजन बढ़ने के बावजूद इसमें मुनाफे की फिगर बढ़ी और साथ ही साथ ग्रॉस NPA, नेट NPA दोनों में ही तिमाही दर तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिली है। GNPA 11% और NNPA 4.26% रजिस्टर हुए हैं। महानगर गैस के नतीजे ठीक है। हमारा अनुमान था कि 139 करोड़ का मुनाफा आएगा, 149 करोड़ का मुनाफा जो वो कंपनी ने पोस्ट किया है, बढ़त देखने को मिली, 124 करोड़ से बढ़ गया है ये। कामकाजी मुनाफा 201 करोड़ से बढ़कर 239 करोड़ के फिगर है। मार्जिन जरूर घटे हैं, लेकिन आय में, मुनाफे में और कामकाजी मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है। बजाज फिनसर्व, देखिए हुआ ये है इसमें कि मुनाफा जो है वो 851 करोड़ का आया है, हमारा एस्टिमेट था 924 करोड़, तो उससे तो कम है। मुनाफे की फिगर 704 करोड़ से बड़ी जरूर है ये, लेकिन इनके जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार है, लाइफ इंश्योरेंस कारोबार है, उन दोनों का ही प्रॉफिट कम हुआ है। इसमें बजाज फाइनेंस का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है उसकी वजह से यहाँ पर मुनाफा आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। 54% बजाज फाइनेंस का मुनाफा बढ़ा था, उसका इंपैक्ट बजाज फिनसर्व के नतीजों पर भी आ गया। प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी इनको जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के लिए। इसके अलावा भारत फाइनेंशियल मुनाफा 233 करोड़ से बढ़कर 288 करोड़ है। आय भी 760 करोड़ से बढ़कर 814 करोड़ है और 45% लोन पोर्टफोलियो में ग्रोथ देखने को मिली है। KEC इंटरनेशनल 112 करोड़, कोई ज़्यादा चेंज है ही नहीं यहाँ पर मुनाफे के फिगर में। आय में 10% का इजाफा देखने को मिला है और कामकाजी मुनाफा 244 करोड़ से बढ़कर 282 करोड़ पोस्ट किया है KEC इंटरनेशनल ने। मार्जिन में हल्की सुधार देखने को मिला है। जो खराब नतीजे हैं वो है टाटा कॉफी। एक तो टाटा कॉफी आज हो सकता है दबाव में, दूसरा टाटा ग्लोबल के स्टॉक में भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। टाटा कॉफी में मुनाफा 74% घटकर 11 करोड़ रहा है और आय 23% जरूर बढ़ी, लेकिन इनका जो EBITDA है, कामकाजी मुनाफा, उसमें 27.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो टाटा कॉफी के कमजोर नतीजे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नतीजे ठीक हैं, मुनाफा 70 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़, आय में 10% का इजाफा और कामकाजी मुनाफे में 8.6% का इजाफा, फिगर पहुंच गया 126 करोड़। ठीक है, इसी तरह के कुछ एक आंकड़े आपको संदीप भी बता रहे हैं। संदीप जल्दी से बताएं आप। रैमको इंडस्ट्रीज पहला आंकड़ा है जो कि कमजोर रहा है। देखिए मुनाफा 11.7 करोड़ से घटकर 10.7 करोड़ है, आय भी घटी है। कारोबारी मुनाफे में भी आप देखिए तो एक डिप देखने को मिलेगा और मार्जिन जो कि 10.66% थे वो भी घटकर 10% के होंगे, तो कमजोर नंबर्स हैं। लेकिन ग्रैन्युअल्स इंडिया दमदार नंबर्स है इस कंपनी के। 71% मुनाफा बढ़ा है, बढ़कर 60 करोड़ रुपये आया है। आय भी 54% बढ़ी है। अगर आप इनका कारोबारी मुनाफा देखें उसमें भी करीब 56% के आसपास की बढ़त आपको नजर आएगी और मार्जिन में भी हल्का सुधार हुआ है। और ये जो मुनाफे में बढ़त आई है उसमें अन्य आय का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके नंबर्स आए थे, मिक्स बैग है नंबर्स। अगर आप मुनाफा देखें तो 430 करोड़ से घटकर 424 करोड़ आया है। आय ज़रूर बढ़ती हुई दिखी है, कारोबारी मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो 22.4% पर स्टेबल रहे हैं। कोई डिसअपॉइंटमेंट या निराशा हो सकती है तो वो वॉल्यूम ग्रोथ से हो सकती है, केवल 1% की रही है, 5 से 7% रहने का अनुमान था। DCM श्रीराम फ्लैट टू नेगेटिव नंबर्स कहना चाहिए। मुनाफा 223 से 226 जरूर हुआ है, लेकिन आय में देखें तो 1784 से 2115 के नंबर्स आए हैं। EBITDA फ्रंट पे देखें तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है और मार्जिन्स खराब रहे हैं। 18.5% थे वो घटकर 16% के नीचे चले गए हैं। लेकिन वेल्सपन एंटरप्राइज, इस पर जरूर नजर रखिए, दमदार नंबर्स इस कंपनी ने भी रिपोर्ट किए हैं। मुनाफा करीब 3 गुना बढ़ा है, 43 करोड़ रुपए के आसपास करा है। आय में 50% के आसपास की बढ़त आई है। कारोबारी मुनाफा तो करीब 4 गुना के आसपास की बढ़त साल दर साल बेसिस पर देखने को मिली है और मार्जिन जो कि 3.6% के थे वो बढ़कर 10% के भी पार चले गए हैं। ऑर्किड फार्मा पिछले साल भी घाटा था, इस बार घाटा थोड़ा कम हुआ है, 23 करोड़ रुपए के आसपास का, और आय देखिए 209 करोड़ थी वो घटकर 143 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। सुबेक्स के नंबर्स भी आए हैं। मुनाफा 3.6 करोड़ था वो 44% घट गया है और आय में भी देखें तो 3.5% के आसपास की कमजोरी ही देखने को मिली है। और आखिर में एरिस लाइफ साइंसेज, इसका मुनाफा अगर आप देखें जरूर 7% के आसपास बढ़ा है। आय करीब 21% के आसपास की ग्रोथ दर्ज की है। कारोबारी मुनाफा भी 13% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन देखिए घटे हैं इस कंपनी के, 39.2% के थे वो घटकर 37% के आसपास के हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए मार्जिन के फ्रंट पे एरिस लाइफ साइंसेज ने भी डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, बहुत सारे नंबर थे, लेकिन संदीप और रजत ने आपको ये भी बताया कि किसके खराब और किसके ठीक नंबर हैं। अब दीपाली आपको बता रही है खबरों वाले शेयर, बताएं दीपाली आप। शुक्रिया टिम्पी। पहला स्टॉक रहेगा जेट एयरवेज। जो विमान इन्होंने लीज पर लिए हुए हैं उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से लेसर्स ने
5 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया है और इसका इम्पैक्ट पड़ा है 20 फ्लाइट्स पर। 20 उड़ानें रद्द की गई हैं जेट एयरवेज की। DHFL, अभी आप थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर भी रहे थे, एक अपडेट इसके रिगार्डिंग देना है कि जो कोबरा पोस्ट ने आरोप लगाए हैं उस पर कंपनी इन्वेस्टर कॉल कर रही है 9:15 बजे के आसपास, यानी कुछ ही देर में ये इन्वेस्टर कॉल शुरू होगी, तो नजर रहेगी इस पर भी। L&T टेक आज फोकस में रहेगा। L&T जिसकी करीब 80% के आसपास होल्डिंग है, वो अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटा रहे हैं और लगभग 3% हिस्सेदारी आज बेच रहे हैं। 30 लाख शेयर होंगे टोटल जिस पर डील होगी और जो फ्लोर प्राइस आज OFS का तय किया गया वो 1610 के आसपास है। तो L&T टेक ये फोकस में रहेगा। अजंता फार्मा, इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी बायबैक पर भी डिसीजन ले सकती है, तो बायबैक पर भी अनाउंसमेंट आ सकती है रिजल्ट्स के साथ। अजंता फार्मा साइन से जुड़ी एक अपडेट आपको बता दें, पिछले हफ्ते जब रिजल्ट्स आए थे तब बायबैक भी आने की संभावना थी, लेकिन कंपनी ने बायबैक रद्द कर दिया था और कहा था कि बायबैक पर ही आगे जाकर दोबारा विचार करेंगे। अब अपडेट आया है कि 1 फरवरी यानी फ्राइडे को कंपनी बोर्ड मीट कर रही है जिसमें बायबैक पर डिसीजन लिया जाएगा। कोल इंडिया ये भी खबरों में है, 3 सब्सिडी ने बायबैक को मंजूरी दे दी है और कंपनी को इस बायबैक से लगभग 1065 करोड़ के आसपास की राशि मिलने की संभावना है। फंड एक्शन कुछ हुआ है, 3 स्टॉक्स हैं, फटाफट से बता दें। पहला तो है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। सैफ इंडिया FI होल्डिंग ने 11.5 लाख शेयर बेचे, यानी लगभग 1.5% इक्विटी बेची है 580 के भाव पर। रेमंड फोकस में है क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप JK इन्वेस्टर ने 30,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं जनवरी 28 को। और फ्यूचर रिटेल, यहाँ भी प्रमोटर फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज ने लगभग 8 लाख शेयर्स खरीदे हैं 28 जनवरी को। ठीक है, ये कुछ एक अहम खबरें भी हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी समझ लीजिए। दिवांशी बताएं रिपोर्ट्स क्या कर रही हैं। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो नतीजों पर बात करते हैं। HDFC यहाँ पे नतीजे जिस तरह से हम देख रहे हैं तो कॉर्पोरेट लोन की वजह से ओवरऑल लोन बुक में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी 15% के लेवल्स के पास। उसके बावजूद यहाँ पे जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं और ट्रेजरी आय बढ़ने से यहाँ पे मुनाफे को सहारा मिला है। CLSA यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहा है, 2360 तक के लक्ष्य हैं। उसके अलावा मैक्वायरी ने अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं, 2400 तक के लक्ष्य कर दिए 2050 से। मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस भी यहाँ पे वेट की रेटिंग के साथ पॉजिटिव है। इसके अलावा एक्सिस बैंक यहाँ पे शानदार नतीजे आए थे और यहाँ पे जो स्लिपेजेस हैं अनुमान से थोड़े से बढ़कर आए हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि यहाँ पे जो रिकवरी है वो काफ़ी बड़ी है जिसके चलते यहाँ पे ओवरऑल मुनाफा भी बढ़ा है। इसके अलावा CLSA यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहा है, अपने लक्ष्य भी बढ़ा रहा है। मैक्वायरी ने अपने लक्ष्य 540 से बढ़ाकर 620 तक के कर दिए हैं और स्पेशली वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से नए मैनेजमेंट आए उसके बाद कोई किचन सिंकिंग नहीं हुई है, जो काफ़ी पॉजिटिव है और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज यहाँ पे बरकरार रहेंगे, वो पॉजिटिव है। HCL टेक यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी दमदार आते हुए दिखे थे। उसके बाद क्रेडिट स्विस और CLSA ने अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं और मैक्वायरी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 1300 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे CLSA ने अपने लक्ष्य घटा दिए थे क्योंकि जो तिमाही थी वो थोड़ी सी नरम रही है और क्रेडिट स्विस भी 750 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे क्रेडिट स्विस ये मानता है कि अब आगे जाके डाइल्यूशन जो होगा बैंक में वो बहुत ज़्यादा होगा मर्जर को लेके, क्योंकि अब ये ग्रोथ रेट मेंटेन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को ज़्यादा पूंजी जुटानी पड़ेगी। इसी की वजह से अंडर परफॉर्म है, 105 तक के लक्ष्य दे रहा है। आज इंपॉर्टेंट कैडिला हेल्थ केयर पर नजर कीजिए क्योंकि 2 रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिट स्विस और सिटी दोनों ही 330 के लक्ष्य सुझा रहे हैं और मानते हैं कि यहाँ पे जेनरिक कारोबार में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी के चलते यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन हमें कैडिला हेल्थ केयर पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इस पर रहेगा एक्शन और एक्शन की करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ हैं कुणाल सरावगी और राकेश बंसल और पहले मैं उन्हीं के साथ शुरुआत करूं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। कोई बाय कॉल भी है कि सारे शॉर्ट कॉल ही है? अनिल जी आपको दिल्ली में देखकर बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, दिल्ली की सर्दी का भी आनंद लिया जाए। तो मामला ठंडा है कि कुछ वाकई में बाय ठंडा गर्म दोनों हैं और एक खरीदारी और एक बिकवाली की राय है। सबसे पहले खरीदना है गॉडफ्रे फिलिप्स, जिसमें मुझे लगता है कि कल एक अच्छा रिकवरी आई। हालांकि देखिए बाजार कमजोर था कल, बावजूद उसके गॉडफ्रे फिलिप्स में एक अच्छा क्लोज आया है और पैटर्न भी काफी दमदार दिखता है। तो मुझे लगता है गॉडफ्रे फिलिप्स को लेना चाहिए इन स्तरों पर। यहाँ पर 965 रुपए का लक्ष्य होगा, 925 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। और बिकवाली की राय है एस्कॉर्ट्स में, जिसमें हमने देखा कि कल एक बड़ी गिरावट आई, उसके बाद दिन में एक अच्छी रिकवरी आई, लेकिन अभी भी एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स में आपको फिर से आज मंदी देखने को मिलेगी। तो मौजूदा स्तरों पर एस्कॉर्ट्स को बेचें। स्टॉप लॉस रखना होगा 663 रुपए पर और लक्ष्य होगा 626 रुपए। ओके, तो एस्कॉर्ट्स में मंदी करनी है और गॉडफ्रे फिलिप्स में करनी है खरीदारी। राकेश जी आपकी लिस्ट में भी हैं कुछ बाय कॉल्स या सारे शॉर्ट कॉल हैं? नहीं, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरी लिस्ट में सारे बाय कॉल्स हैं। क्या बात कर रहे हैं?
आपकी टाई के कलर से सुबह लगातार जब आप स्टूडियो में एंटर कर रहे तो जो स्माइल दिखी मुझे लगा भी कि आज मूड तो आपका अच्छा है। अनिल जी ढूंढने से भी कोई बिकवाली का कैंडिडेट नहीं मिला, क्योंकि बिकवाली में तो अनिल जी आप 2-3 दिनों से रेगुलरली दीवान हाउसिंग में छाए हुए हैं। अरे नहीं, और कल का जो आपका कॉल था वो कोबरा पोस्ट से पहले, अनिल जी कल काफी बड़े बड़े लोगों के मार्केट मेकर्स के फोन आए अनिल जी कि आप कोई पीएमएस करते हो क्या? नहीं, मैं अभी आपके आने के पहले यही चीज डिम्पी को बता रहा था कि ये कोबरा पोस्ट की खबर से कोई लेना नहीं, ये प्योरली हाँ, मुझे इस बात की खुशी कि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस एकदम परफेक्ट गया। एक ही चीज पकड़ी, देखिए आपको है ना किसी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं, कॉमन सेंस है ना, वो एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज है बंसल जी। देखिए मैंने सिर्फ एक चीज पकड़ी है, दूसरी तिमाही में 13,000 करोड़ के लोन बांटे और तीसरी तिमाही के रिजल्ट जो शुक्रवार को आए थे 500 करोड़ के लोन बांटे खाली। अब यार DHFL जैसी कंपनी खाली 500 करोड़ का लोन बांटे पूरी तिमाही में, कैसे चलेगी मुझे ये बता दो। मैंने इतना सिंपल लॉजिक लगाया बस, और कुछ नहीं। यही लॉजिक जो ऐसा काम किया कि 50-60 रुपए एकदम से इस शेयर के अंदर होगी सफाई। हमने इसको रिकॉर्ड भी किया, एक बार जरा देख लें किस लेवल पे क्या बात हुई थी। DHFL जो हमने कल शुक्रवार को दिया था कल के 2000 के तौर पर, और आज भी सुबह स्टॉक ऑफ द डे वो अपने टारगेट 198 के हासिल कर चुका है। अब 196 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 195 के आसपास का लो बनाया है। तो DHFL के लिए बड़ा मुश्किल भरा वक्त है, सिंपल है, 188 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है पहली बात, 175 176 पहला टारगेट है। DHFL जहां पर 175 176 के टारगेट आपको दिए गए थे वो अभी अचीव हुए। हालांकि ये चर्चा आपने 28 तारीख से देखी, लेकिन 27 तारीख को भी DHFL हमारी लिस्ट में था और उस समय भी आपको बताया था इससे जरूर सावधान रहें आप। तो 27 से लेके आज है 30 तारीख, DHFL अभी भी बरकरार है इस कॉल के साथ। अब बंसल जी आप कॉल्स बता रहे थे जी। डिम्पी जी पहला बाय कॉल है इंडिगो पर, जो बिल्कुल भी किसी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 2 दिन के लिए एक्सपायरी के नजरिए से ट्रेडिंग की राय है। 1150 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, 1240 के लक्ष्य के लिए इंडिगो को खरीदें। दूसरा, कल MGL ने एक ब्रेकआउट दिया है, MGL में खरीदारी की राय है, 897 का स्टॉप लॉस है, 953 का टारगेट है। तीसरा डिम्पी एकदम सेफ बेट फाइजर, यहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक नतीजों के बाद से एक री रेटिंग दिखा रहा है। अब चार्ट पर एक ब्रेकआउट आया है, 2780 2780 के स्टॉप लॉस है। फाइजर में खरीदारी की राय है 3200 के टारगेट के लिए। तो चलिए MGL तो आपने बता ही दिया रिजल्ट के लिहाज से, मैं रिजल्ट बता दूं, कल बाजार बंद होने के बाद जो रिजल्ट आया MGL के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। 139 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 149 करोड़ आया है, तो थोड़ा सा मतलब अनुमान 139 करोड़ का था, 10 करोड़ ज्यादा आया, वैसे बढ़ा तो 124 करोड़ से, तो 25 करोड़ मुनाफा बढ़ा है। आय बढ़ी है 638 करोड़ से बढ़कर 824 करोड़ आई, तो अच्छी आई है। और कामकाजी मुनाफा 201 करोड़ से बढ़कर 239 करोड़, थोड़े से मार्जिन कम हुए हैं, तो 31.5% से मार्जिन 29% रहे, लेकिन बाकी 3 पैरामीटर पर MGL के रिजल्ट बेहतर है। आइए जैन साहब की राय ले लेते हैं। जैन साहब क्या क्या खरीदेंगे, या कुछ बेचने का मन है तो वो भी बता दीजिएगा। नहीं, बेचने का मन तो नहीं है अनिल जी, बट खरीदारी में थोड़ा सा जो मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस रहता था, वहां से थोड़ा सा लार्जर कैप्स पे शिफ्ट किया है थोड़ा सा फोकस। और वहां पे भी देखिए जिस तरीके का कल एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए, उसके सामने लगता है कि ICICI बैंक भी परफॉर्म करना चाहिए, और ऐसा लगता है कि वहां पे भी करेक्शन जब 380 के लेवल से नीचे आ चुका और थोड़ा बहुत कल बाउंस बैक दिया है ऐसे मार्केट्स में भी, तो मुझे लगता है ICICI बैंक पे ध्यान दे। येस बैंक वापस से करेक्ट कर चुका है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, नया नाम आया, उसके बाद से बहुत बड़ा बाउंस आया, और वहाँ से जब करेक्ट कर चुका तो मुझे लगता है कि वापस से ये जो रेंज है यहाँ पे बाइंग आएगी। और चूंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है दोनों पार्टनर्स के बीच में, जो उन्होंने डायरेक्टर नियुक्त करे, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि येस बैंक में बाइंग करनी चाहिए लेवल्स पे, आफ्टर द करेक्शन फ्रॉम 235-40 लेवल से जो 202 है, अच्छा खासा कुशन बन गया है नीचे का भी, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर है। एलेम्बिक फार्मा, ये फार्मा स्टॉक अच्छा लगता है मुझे, समाव ऐसा लगता है कि IT, फार्मा, FMCG और ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, इन पे ध्यान दिया जाए, और कुछ जो लीडिंग PSU बैंक्स है, तो वैसा ही एक और BOB का नाम मैं ऐड करूंगा। रिजल्ट्स बेहतरीन आए, और जिस तरीके का करेक्शन हो चुका है, और अब ऐसा लगता है कि नीचे के लेवल्स पे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन भी है, बाइंग भी आती है। कल PSU बैंक्स में देखिए रिजल्ट्स खराब आने के बावजूद भी बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी बाइंग आई है नीचे के लेवल्स पे। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि BOB में भी आज अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो जैन साहब के 4 शेयर आईसीआईसीआई तो 2 बैंक खरीदे, सरकारी पसंद है तो बैंक ऑफ बड़ौदा और प्राइवेट पसंद है तो आईसीआईसीआई बैंक। ओके डिम्पी। बिल्कुल, मेरे साथ आज मुंबई स्टूडियो से सर शुभम भी हैं, तो शुभम की भी एक बार जरा ट्रेडिंग कॉल्स आज के ले लें। शुभम, आपकी तरफ से आज के सौदे कौन से? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहला सौदा एक खरीदारी का सौदा है टेक महिंद्रा पर। तो एक्सपायरी वीक है और एक्सपायरी वीक में जनरली इंटरेस्टिंग ट्रेड वहां पर होता है जहां पे ट्रैप क्रिएट हो और वहां पे अगर हम जाकर के कोई ट्रेड बना पाए। तो टेक महिंद्रा में अगर हम देखें तो फ्यूचर्स के डेटा के हिसाब से कंटिन्यूसली बिल्टअप देखने को मिला है लॉन्ग साइड पर, और ओवरऑल सेक्टर का व्यू पॉजिटिव है। कल हमने देखा कि एक डिप आया बट फिर एक शार्प रिकवरी वहां से देखने को मिला, और ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से 740 पे हैवी कॉल राइटर्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि एक ट्रैप क्रिएट होगा और वहां से कवरिंग देखने को मिलेगा वो कॉल राइटर के तरफ से। तो इसी एक्सपायरी के लिए नेक्स्ट 2 दिन के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा मूव बन सकता है। तो 740 का कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह है जो 5-5.25 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 12 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 1 रुपए का। और दूसरा एक सेल कॉल है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एचपीसीएल पर। तो अगर पूरे ऑयल मार्केटिंग स्पेस को देखें तो ऑयल मार्केटिंग में मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन काफ़ी समय से चल रहा है वो अब मैच्योर हो चुका है, और सारे ही स्टॉक एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल सब में अब ग्रेजुअली शॉर्ट्स बिल्ट होना शुरू हो चुका है। और ऑप्शंस का भी अगर आप आईवी देखेंगे तो आईवी काफ़ी बढ़ा हुआ है, 55 के आसपास का आईवी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी कोट हो रहा है, जिसका ये सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे डर बना हुआ है नेक्स्ट सीरीज के लिए कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है, एचपीसीएल को बेचे। ये नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बेचने की मैं बात कर रहा हूँ। 245 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट होगा 220 का। तो एचपीसीएल को बेच के चलना है, लेकिन हाँ टेक महिंद्रा पे 740-750 वाली रेंज पार होते ही एक अच्छा खासा मूव आता है दिखेगा। लेकिन इस सबका फायदा जो आज आपको मिल रहा है ये बजट पे भी मिलना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से आपको जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो लेने होंगे। लेकिन अब आप चैनल अगर देखना चाहते हो तो जी का एक फैमिली पैक है जिसको आप ले सकते हैं आज से ही, अभी से ही। हालांकि नियम तो 1 तारीख से होंगे, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको आज से ही ले लें, और इसमें आपको पूरा मौका मिलेगा जी फैमिली पैक के अंदर जितने शेयर्स हैं उन सबको देखने का। उसमें माफ़ कीजिए चैनल, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जी बिजनेस भी है, ये भी होगा जी न्यूज़, जी सिनेमा जैसे काफ़ी फैमिली पैक के अंदर जो करीब 23 चैनल रखे गए हैं, और कीमत सिर्फ 39 रुपीज़ है। और आप आज ही अपने डीटीएच ऑपरेटर, अपने केबल ऑपरेटर से बात कर लीजिए और फिक्स कर लीजिए जी का फैमिली पैक। ठीक है, इस बीच अब कुछ नंबर्स पे और आते हैं, जिसमें आज आपकी तरफ से आईसीआईसीआई बैंक संदीप जैन दिया गया। एक बार मैं जरा टेक्निकल लेवल्स पता कर लूँ इसमें कि आईसीआईसीआई बैंक में आज सुबह खुलते ही इनको पोजीशन बनानी है, क्योंकि आज इसके नतीजे भी हैं, कल की क्लोजिंग भी इंटरेस्टिंग है। शुभम, जरा इसी से शुरुआत करें आज आईसीआईसीआई बैंक से। एक्सेस के अच्छे नंबर, आईसीआईसीआई बैंक की अच्छी क्लोजिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन आज आईसीआईसीआई में कितना तेजी और देगा? डिम्पी, आईसीआईसीआई में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब 338, 337 के आसपास, और वहीं से हमने देखा कि एक रिवर्सल भी देखने को मिला था। और कल का जो ट्रेड था वहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड हमें देखने को मिला था आईसीआईसीआई बैंक में। तो मुझे लगता है नियर टर्म में उसके नीचे जा पाना डिफिकल्ट है। तो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुलता है और अगर थोड़ा यहाँ पे गिरावट मिलता है तो ग्रेजुअली यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है ये जो पुल बैक है वो 360 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है, तो 360 का टारगेट होगा, और डाउन साइड में 338 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और नंबर्स पे बेसिस बजाज फिनसर्व, इसमें क्या करें, क्योंकि अनुमान से थोड़ा सा ये कमजोर लग रहा है। कुणाल जी, जरा इस पे आपकी राय, बजाज फिनसर्व। देखिए डिम्पी, जिस तरह का स्ट्रक्चर बजाज फिनसर्व का है, मुझे लगता था कल भी जब इसके रिजल्ट्स आए थे तब हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि इसमें एक स्टिफ रेजिस्टेंस है जो कि 6300 रुपीज़ के आसपास है। कल आप देखिए इसमें एक बहुत शानदार पुलबैक आया, मुझे लगता है आज भी पुलबैक एक्सटेंड कर सकता है। 6300 का स्तर इसके लिए बहुत अहम है। अगर ये 6300 को पार कर जाएगा तो मुझे लगता है फिर इसमें 6600 तक का एक मूव बन सकता है। बजाज फिनसर्व बाकी एनबीएफसीज के मुकाबले बहुत स्ट्रांग फुटिंग पर है, लेकिन क्योंकि ओवरहेड रेजिस्टेंस है 6300 की, एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाए तब नहीं खरीदारी करें। ठीक है, इसके अलावा कल केईसी इंटरनेशनल को एक ऑर्डर भी मिला था और इसके चलते शेयर थोड़ा तेज भी था, नंबर्स भी आ चुके हैं। एक बार बंसल जी जरा आपकी रिकमेंडेशन केईसी इंटरनेशनल, इस पे क्या किया जाए आज? देखिए डिम्पी, केईसी इंटरनेशनल की अगर आप बात करें तो टेक्निकल पैटर्न तो डिम्पी यहाँ टोटली खराब है। एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर चार्ट्स पर 250 रुपये के नीचे डिम्पी देखने को मिला है, और मेरा ऐसा मानना है उछाल पर यहाँ से निकलना ही चाहिए। टेक्निकली ये स्टॉक
डिम्पी 200 रुपए तक इजीली गिरने का दमखम रखता है। ओके, क्रॉम्पटन एक और स्टॉक है टाटा कॉफी, जिसके नंबर्स, कुणाल जी ये क्या बात है, लोगों ने कॉफी पीना बंद कर दिया? नहीं जी, मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो जाए। हाँ मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ना नंबर्स में दिख नहीं रहा है ये। मतलब बंसल जी को, डिम्पी जी को पूछना पड़ेगा ऐसे कौन से पेय पदार्थ हैं जो ज़्यादा बिक रहे हैं और कॉफ़ी नहीं बिक रही। देखिए इनका मुनाफा रह गया सिर्फ 11 करोड़ का 43 करोड़ से घटकर, मार्जिन 20% से ज़्यादा के थे, 12.25% आ गए। कामकाजी मुनाफा 76 करोड़ से घटकर 55 करोड़ रह गया। मतलब क्या हो क्या रहा है ये, मतलब कुछ आइडिया है आपको? अरे देखिए, चार्ट तो बहुत कमजोर है। हाँ। और लगातार टाटा कॉफी अंडर परफॉर्म करता आया है। हमने तेजी देखी टाटा ग्लोबल में भी और बाकी के कॉफी डे एंटरप्राइजेज में भी, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर टाटा कॉफी का है, ये स्टॉक पिछले पूरे साल में अंडर परफॉर्म करा है बाजार को। मुझे लगता है कि देखिए एक सपोर्ट दिखता है 85 रुपए के आसपास। अभी 90 रुपए का भाव है, क्योंकि डीपली करेक्टेड शेयर है, तो हो सकता है आज इन रिजल्ट्स के बाद और गिरावट आ जाए, लेकिन 85 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि इसमें एक मजबूत सपोर्ट है और उन स्तरों के आसपास मुझे लगता है कुछ बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो बिल्कुल खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उनको 85 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और उछाल में इससे निकलने का प्रयास करना। एक काम और करना चाहिए, जिनके पास खरीदारी की पोजीशन है उन्हें कॉफी का सेवन बढ़ा लेना चाहिए ताकि भाव ऊपर आए। लेकिन रिजल्ट देख के लगता नहीं आज, मतलब मामला बड़ा सीरियस है इसके लिए। जैन साहब, जेट एयरवेज पर राय दीजिए। 5 इनके विमान जिन लोगों ने इन्हें लीज पे दिए हुए थे, उन्होंने कहा नहीं वापस दे दो, आपसे पैसे तो आ नहीं रहे, हमारे एरोप्लेन हमें वापस कर दीजिए। और कुछ 25-30 उड़ानें इनको करनी पड़ी है रद्द। तो जरा बताइए इस स्टॉक पे क्या किया जाए, क्या मंदी हो सकती है? और खास बात यह कि बैंड से बाहर है, एक्शन हो सकता है, तो बताइए क्या करना है। नहीं, मंदी तो है ही है अनिल जी। मुझे तो रोज डर लगता है जब भी मैं शो में आता हूं ना, और जेट एयरवेज की न्यूज बनी रहती है, और सुबह सुबह ही सोच रहा था कि जब ये हेडलाइंस इधर उधर पढ़ रहे थे और देख रहे थे, तो लगा कि ये जेट एयरवेज का सवाल पक्का मेरे ऊपर टॉस होगा। और मैं यही कहूंगा कि जेट में एक बार अब मंदी काफ़ी हो चुकी है और भी होगी, बट कोई ना कोई, अब मैं तो यही गुहार लगाऊंगा अब आपके चैनल के माध्यम से कि अब बचा ले, क्योंकि देखिए पब्लिक यूटिलिटी वाली कंपनियां हैं, पैसेंजर्स डिस्टर्ब्ड होते हैं, जिनकी टिकट्स बनी हुई हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो रेगुलेटर्स है, सरकार है, कहीं ना कहीं आए और इस चीज़ में अब इंटरफेयर करके कहीं ना कहीं बायर्स ढूंढ के दे और बहुत एग्रेसिवली इस पे अब काम होगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि बजट के बाद ऐसा हो, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, बट ओवरऑल आई फील कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड ही करके रखे। हो सकता है कोई ना कोई शूटर आएगा। बाकी शॉर्ट के लिए बहुत बढ़िया आइटम है, बेच के चलना चाहिए। ठीक है, इस बीच डीसीएम श्रीराम के भी नंबर्स रहे हैं और मार्जिन थोड़े कम हो गए। एक बार शुभम जरा डीसीएम श्रीराम देखिए, और इसका हालांकि मुनाफा थोड़ा बढ़ा है, बट मार्जिन की चिंता थोड़ी ज़्यादा है। 18.5 से सीधा 16 के भी नीचे पहुंच गए। यहाँ पे अगर देखें डिम्पी, तो इवन दो कल एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन फिर भी इसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो मुझे लगता है कि काफ़ी नेगेटिव प्लेस्ड है, तो यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए। और ग्रेजुअली हो सकता है कि 250 रुपये तक के भी लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो मीडियम टर्म चार्ट पे काफ़ी नेगेटिव है, पुल बैक ऑलरेडी हुआ है, तो मुझे लगता है ये पुल बैक में अगर किसी के पास होल्डिंग है तो उनको एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है जैन साहब, एक खबर आज ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल कैबिनेट में अप्रूवल दे दिया कि 600 किलोमीटर लंबी योजना यानी गंगा एक्सप्रेसवे उसको बनाया जाए। 36,000 करोड़ रुपए खर्च होगा इस सड़क बनाने में। जरा आपकी रिकमेंडेशन, इसमें एनसीसी, आईआरबी जैसी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी, जरा एनसीसी पे आपकी राय चाहता हूँ इस पर। आप देखिए, मैं ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर काफ़ी कॉशियस हो चुका हूँ। जब से आईएलएफएस ट्रांसपोर्टेशन का डिबैकल हुआ है और उसके बाद आईआरबी भी एक अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे याद है, मैं आपके चैनल पे 2:30-3 बजे का जो 2 से 3:30 वाले शो के दौरान ही आईआरबी का जुलाई महीने के रिजल्ट्स आए थे और तब शॉर्ट कॉल दी थी। 250-55 के लगभग भाव थे। और मैं अभी भी डरता हूँ, भले वो एनसीसी हो या कोई भी कंपनी हो, इन कंपनियों की बैलेंस शीट को लेकर इश्यूज़ है और ओवरऑल बिजनेस मॉडल को लेकर इश्यूज़ है। अनाउंसमेंट होना अलग बात है, ऑर्डर मिलना अलग बात है, एग्जीक्यूशन हो के सारे रेवेन्यूज़ में ट्रांसलेट हो के इंटरेस्ट दे के प्रॉफिट्स होना एक अलग मैटर हो जाता है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। इन न्यूज़ से एक्साइटेड होकर कोई स्टॉक को ले ज़्यादा सही नहीं है। हो सकता है एक बार बाउंस कर जाए तो उन बाउंस में निकलने की ही कोशिश करनी चाहिए। बाकी मुझे अगर इस सेक्टर में कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो आईटीडी सीमेंटेशन है, वो एक कंपनी अच्छी लगती है ओवरऑल क्वालिटी वाइज भी, तो वहां पे ध्यान दिया जाए। बाकी इंफ्रा के साथ रहना ही है, इंडिया के इंफ्रा पुश पे, तो एलएनटी के साथ जाए वो ज़्यादा बेहतर है।